दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी सी राव और आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस चैनल। दोस्तों, पार्लियामेंट में भी हंगामा हुआ, अखबारों में, मीडिया में बहुत जगह जगह में पढ़ने को मिला, देखने को भी मिला। FCRA क्या है और 2026 का संशोधन विधेयक जेपीसी के पास क्यों भेजना पड़ा सरकार को, बिकॉज पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ ये। दोस्तों, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। विदेशी सहायता विकास का माध्यम हो सकती है दोस्तों, लेकिन विदेशी धन का उपयोग राष्ट्र नीति को प्रभावित करने के लिए न हो, ये सुनिश्चित करना संप्रभु राष्ट्र का यानी एक सॉवरेन स्टेट का अधिकार है। लोकतंत्र में दोस्तों पारदर्शिता केवल सरकार के लिए नहीं, बल्कि धन प्राप्त करने और उसे खर्च करने वाली प्रत्येक संस्था के लिए आवश्यक है। एनजीओज को जो बाहर से जो मदद मिलती है उसके ऊपर ये एक बिल लेकर के आई थी सरकार, जो पास नहीं हुआ और उन्होंने जेपीसी के पास उसको भेज दिया। दोस्तों, आज हम एक ऐसे कानून की चर्चा करेंगे जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, सामाजिक संस्थाओं, एनजीओ जो विदेशी फंडिंग से सीधे जुड़ा हुआ, इसका नाम है FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, विदेशी अभिदाय अधिनियम इसे हिंदी में अगर आप कहो तो। थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लग रहा है, लेकिन जब इसकी हिंदी है तो है विदेशी अभिदाय विनियम अधिनियम। दोस्तों, ये विषय अभी इसलिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 को 12 अगस्त 2026 को लोकसभा ने विस्तृत विचार के लिए 31 सदस्यीय ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को भेज दिया है। FCRA की शुरुआत क्यों हुई थी दोस्तों, हम उसकी ओरिजिन पे जाएंगे। क्या जरूरत थी FCRA को परमिशन देने की? क्या हिंदुस्तान के अंदर चंदे की कमी थी? दोस्तों, भारत में विदेशी चंदे को नियंत्रित करने के लिए पहला व्यापक FCRA वर्ष 1976 में बनाया गया था दोस्तों। इसका मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि विदेशों से आने वाला धन भारत की राजनीतिक व्यवस्था, चुनाव, राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक हित की अनुचित रूप से प्रभावित करने का माध्यम न बने। तो भारत ताकतें जो बैठी हुई है वो नहीं चाहती कि हिंदुस्तान में व्यवस्था नॉर्मल तरीके से चलती रहे, वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं। दोस्तों, बाद में पुराने कानून के स्थान पर FCRA 2010 बनाया गया, जो 1 मई 2011 से प्रभावी हुआ दोस्तों, इफेक्ट में आया। वो सरल भाषा में अगर मैं कहूँ तो दोस्तों FCRA तय करता है कि कौन व्यक्ति या संस्था विदेश से पैसा, वस्तु अथवा प्रतिभूति के रूप में योगदान ले सकती है, किन शर्तों पर ले सकती है और उस धन का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। इसका प्रशासन केंद्रीय गृह मंत्रालय करता है दोस्तों। इसकी आवश्यकता क्यों है हमें आज? भारत में हजारों सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक और समाजसेवी संस्थाएं विदेशों से आर्थिक सहायता प्राप्त करती रहती है दोस्तों। ऐसी विदेशी सहयोग अपने आप में गलत नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, आपदा राहत और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में इसका सकारात्मक योगदान भी हो सकता है, हो रहा है। लेकिन सरकार का मानना यह है कि ऐसी विदेशी फंडिंग भारत की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और लोकतांत्रिक व्यवस्था और राष्ट्रीय हित के अनुरूप होनी चाहिए। हम यकीन कर सके जो पैसा बाहर से आता है वो ठीक लगे, भारत के हित में लगे, अहित में ना लगे। इसलिए FCRA के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, परमिशन, अकाउंट्स, रिपोर्टिंग, ऑडिट और जांच जैसी व्यवस्थाएं बनाई गई है दोस्तों। बगैर आप परमिशन के बाहर से कोई फंडिंग आप अपनी एनजीओ में नहीं ले सकते हैं दोस्तों। फिर 2026 में विवाद क्यों? सरकार ने FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 प्रस्तुत किया है। क्यों किया है? क्यों जरूरत पड़ेगी दोस्तों इसकी? इसके कुछ प्रावधानों, विशेषकर FCRA रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेट रद्द होने की स्थिति में विदेशी योगदान से निर्मित संपत्तियों के निपटान अथवा उनके डेजिग्नेटेड अथॉरिटी में वेस्ट होने से संबंधित प्रस्तावों को लेकर विपक्ष और कुछ सिविल सोसाइटी तथा धार्मिक संगठनों ने गंभीर आपत्तियां उठाई हैं। उनका कहना है कि इससे सरकार के अधिकार बहुत व्यापक हो सकते हैं और स्कूल, अस्पताल, सामाजिक संस्थाएं तथा धार्मिक संस्थानों की संपत्तियां भी प्रभावित हो सकती है। दूसरी ओर सरकार इसे राष्ट्रीय हित और विदेशी धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक व्यवस्था बता रही है। सरकार सारे उदाहरण देकर के बता रही है कि वहां गलती में इस्तेमाल हुआ, वहां गलत इस्तेमाल हुआ, वहां गलत इस्तेमाल हुआ। दोस्तों, यही कारण है कि संसद में विरोध और विस्तृत जांच की मांग के बीच विधेयक को सीधे पारित करने के बजाय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया है। जेपीसी में सत्ता पक्ष और विपक्ष से सांसद प्रस्तावित प्रावधानों की विस्तार से जांच कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद हैं। संबंधित पक्षों की राय सुन सकते हैं, जो जिनके भी वेस्टेड इंटरेस्ट है
या जो स्टेक होल्डर सबको बुला करके एक एक की बात सुन करके वो इस पर अपनी सिफारिश देंगे। दोस्तों इसका प्रभाव क्या हो सकता है हमारे वर्तमान सिस्टम के ऊपर? दोस्तों यदि संशोधन वर्तमान स्वरूप में यानी जो पेश किया उसमें ही कानून बनता है तो विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली एनजीओ और अन्य संस्थाओं के लिए कंप्लायंस, अकाउंटिंग और जवाबदेही का महत्व और बढ़ जाएगा, यानी उन पर शिकंजा कसा जाएगा। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ, इसलिए लोग डरे हुए हैं और वो अपने अपने पक्ष में बात कर रहे हैं। दोस्तों सरकार को नियमों के उल्लंघन की स्थिति में अधिक प्रभावी कार्रवाई की क्षमता भी मिल सकती है इस प्रोविजन से, इस बिल से। अगर कहीं गड़बड़ पाई जाती है तो सख्त से सख्त सजा भी दी जाएगी। दोस्तों लेकिन दूसरी ओर यह भी आवश्यक होगा कि कानून का प्रयोग निष्पक्ष, पारदर्शी और न्याय संगत तरीके से हो तथा वास्तविक सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य और मानवीय कार्य करने वाली संस्थाएं अनावश्यक रूप से प्रभावित न हों। इसलिए एफसीआरए की बहस केवल विदेशी धन की नहीं है, ये वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक समाज की स्वतंत्रता के बीच उचित संतुलन की बहस है। दोस्तों राष्ट्र हित की रक्षा जितनी आवश्यक है उतना ही आवश्यक है कानून की शक्ति, जवाबदेही और न्याय के साथ प्रयोग हो। विदेशी धन भारत में आ सकता है, लेकिन दोस्तों भारत की नीतियों और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का निर्धारण केवल भारत और उसके नागरिकों को ही करना चाहिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है आपको अच्छी लगी हो, आपका में ज्ञानवर्धन हुआ हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सोल्जर वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अब भी 91% लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है। आज ही जब आपकी उंगली उस पर जाए आपके मोबाइल पे, तो मेरा निवेदन है कि बेल आइकन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही नमस्कार, जय हिंद।